नमस्कार, आपके पसंदीदा कार्यक्रम रीजन डायरी के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं दुलुमनी। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे त्रिपुरा का एक विशेष गांव जहां लगभग सभी घरों को रंगोली से सजाने की परंपरा है। देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के नोक्ते चालो लोक उत्सव और तवांग के एक मठ से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। इसके अलावा असम वासियों के प्रिय रास महोत्सव की तैयारियां और दिखाएंगे कोविड प्रोटोकॉल के बीच दीमा हसाओ का फैल्कन उत्सव। शुरुआत करते हैं त्रिपुरा से। घरों की दीवारों पर की गई पेंटिंग बहुत ही आकर्षक होते हैं, चाहे वे रंगों से भरी हो या चावल के पानी से। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के एक ऐसे क्षेत्र की जहां वॉल पेंटिंग प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित कला रूपों में से एक मानी जाती है। यहां दीवारों पर सुंदर पैटर्न त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों के समृद्ध और विविध संस्कृति को दर्शाते हैं। আপনারা প্রথম এই গ্রামটা যেটা এই লঙ্কামোড়া কপালীপাড়া যেটা এটা অনেক আগের থেকেই এটা আইডেন্টিফাইড আলপনা গ্রাম হিসাবে। এখানে পৌষ সংক্রান্তি উৎসবের সময় এখানে এই মহিলারা, যে লোকাল মহিলারা আছেন, এরা খুব সুন্দর আলপনা করেন। একদম পুরো উঠান জুড়ে, ওদের বাড়ির পুরো উঠান জুড়ে এরা এই আলপনাগুলি করেন। এবং সেটার মধ্যে আমরা যে আমাদের ট্রেডিশনাল আলপনা, যে আমাদের গ্রামীণ আলপনার যে ব্যাপার, সেই আমরা ফ্লেভার, সেই এটা আমরা সবসময় পাই এখানে। এবং এটা অনেক আগের থেকেই এই গ্রামটা আলপনার জন্য বিখ্যাত। তো এখন আমাদের সংস্কার ভারতী উদ্যোগ নিয়েছে যে এই গ্রামটাকে কিভাবে আরও প্রমোট করা যায়। মহিলারা যারা কাজ করেন, যারা আর্টিসান আছেন, যারা এই আলপনা এবং বিভিন্ন এই ডিজাইন এরা কাজ করেন বা কারুশিল্পের কাজও করেন, তো এগুলিকে কিভাবে প্রমোট করা যায়। তো ওই উদ্দেশ্যেই এই ইজেডসিসি, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ইজেডসিসি এবং আমাদের রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আইসিএ, এদের সহযোগিতায়, এই দুই দপ্তরের সহযোগিতায়, এদের আর্থিক আনুকূল্যে আমরা সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি এই গ্রামকে কিভাবে, যে আলপনা গ্রাম যেটা আমি আগে বললাম, সেইভাবে এদের প্রমোট করে আমাদের নিজের রাজ্যে তার প্রচার প্রসার, বা আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে এটা কীভাবে প্রচার প্রসার করা যায়। এবং আগামী দিনে আমাদের উদ্দেশ্য এই গ্রামটাকে আমরা এই আলপনাকে ভিত্তি করে, এবং এদের যে কারুশিল্পের দিকটাও আছে সেটাকেও ভিত্তি করে কিভাবে একটা মানে ট্যুরিস্টরা যাতে আসেন এখানে, এই এবং যদি আসেন, আস্তে আস্তে কী হবে, আমাদের এই গ্রামটার আরও উন্নতি হবে। फॉल्क एंड ट्राइबल मुरल पेंटिंग वर्कशॉप का एक और उद्देश्य स्थानीय लोगों के बीच फाइन आर्ट के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करना भी रहा। इस उद्देश्य को साक्षात करते हुए इलाके की कई महिलाओं व युवतियों ने वर्कशॉप में हिस्सा भी लिया।
আমাদের প্রতি বছর ওদের একটা এই গ্রামের নিজস্ব একটা প্রথা চলে আসছে। পৌষ সংক্রান্তিতে ওরা মাটির উঠোনে ওরা আলপনা করে, যেটা ওদের কোনো তথাগত কোনো শিক্ষা নিয়ে ওরা করেনি, ওরা চলে আসছে বংশানুক্রমিকভাবে। তো অনেক লোকে দেখতে আসে, আমরাও দেখতে এসেছিলাম। তো দেখে আমাদের এতটাই ভালো লাগলো, তো আমরা ভাবলাম যে এখানে কিছু একটা করা দরকার, যাতে করে ওদের নান্দনিক মানসিকতার উন্নতির সাথে সাথে ওরা যেন কিছুটা আর্থিক উন্নতি হয়, ওরা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়। वर्कशॉप की सबसे खास और खूबसूरत बात यह रही कि इस दौरान तकरीबन 30 घरों में वॉल पेंटिंग और रंगोली बनाई गई। इस परंपरा का पालन खास तौर पर सदियों से महिलाएं ही करती आ रही है। त्रिपुरा से निताई के इनपुट के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। असम वासियों का काफी प्रिय रास महोत्सव, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस रास महोत्सव पर भी बेहद सादगी के साथ मनाया जाएगा। जहां पहले कई दिनों तक रास महोत्सव का आयोजन होता था, वहां आज बस नियम मात्र महोत्सव की तैयारियां हैं। लेकिन बावजूद इसके रास महोत्सव में हिस्सा लेने वाले कलाकारों में उत्साह की कमी नहीं है। कोरोना महामारी ने देश को अपनी चपेट में क्या लिया कि जिंदगी के सारे रंग ही फीके कर दिए। त्योहारी सीजन में भी इस साल वह उमंग व उत्साह देखने को नहीं मिला जो हर साल दिखता था। दुर्गा पूजा, दिवाली, हर त्योहार यूं ही सादगी से निकल गए। और अब एक और महोत्सव है जो असम वासियों का काफी प्रिय रहा है, और यह महोत्सव है रास महोत्सव। रास महोत्सव के लिए महज एक दिन शेष है। असम के विभिन्न स्थानों में रंगारंग महोत्सव का आयोजन होता है, लेकिन इस साल रास स्थलों में पहले की वह चमक नहीं दिखेगी। ये तस्वीरें रंगिया की तरनी हरि मंदिर की है, जहां महोत्सव के आयोजन की तैयारी हो रही है। हर साल यहां 7 दिवसीय रास महोत्सव का आयोजन होता था, पर इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए आयोजक समिति ने सिर्फ 3 दिन के लिए महोत्सव के आयोजन की व्यवस्था की है। न तो हर साल की तरह यहाँ विशाल पंडाल लगेंगे, न ही मनमोहक मूर्तियों की प्रदर्शनी, और न ही मेला या सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। আমি এইবুলি ৰাস মাত্ৰ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি মনস্থ কৰিছোঁ 29 তাৰিখৰ পৰা 1 তাৰিখলৈকে। আৰু প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচী আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন, সন্ধিয়া আমাৰ হোমযজ্ঞ আৰু নাম প্ৰসংগ মানে আমাৰ যিখিনি স্থানীয় যিখিনি নীতি নিয়মৰ ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ নাম প্ৰসংগ সেইখিনি আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচীত আমাৰ দিনৰ ভাগত ৰাতিপুৱাৰ ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আবেলি নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হ'ব। তৃতীয় দিনা আমাৰ ৰাজহুৱা হোমযজ্ঞৰে আবেলি আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণি মাৰিম। মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰদৰ্শনী এইবাৰ নাথাকে। মেলা সদৃশ কাৰ্যসূচী আমি ৰখা নাই, কাৰণ মৃন্ময় মূৰ্তি স্থাপন কৰালৈ ইয়াত মেলা সদৃশ পৰিৱেশ এটা আহিব, সেয়েহে আমি মৃন্ময় মূৰ্তিৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত व्यवस्था करा हुआ नहीं। मंगलदय में भी भागवत पाठ, उजापाली आदि के आयोजन के साथ सिर्फ एक ही दिन रास महोत्सव मनाया जाएगा। हर साल यहाँ रास महोत्सव 11 दिन का होता था, जहाँ हर साल 400 मूर्तियाँ रास स्थल में प्रदर्शित होती थी। वहीं इस साल केवल 10-12 राधा कृष्ण की ही मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। आनबार बहु संख्यक 400 ওপৰত মূৰ্তি স্থাপন কৰি মানুহৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়, কিন্তু এইবেলি কোভিড অতিমাৰীৰ কাৰণে মানুহ সন্ত্ৰস্ত হৈ পৰিছে। সেয়ে কোভিড প্ৰটকলৰ সকলো নীতি নিয়ম ৰক্ষা কৰি আমি এইবাৰ এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিতভাৱে ৰাসোৎসৱৰ দিহা কৰিছোঁ। 29 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখে কোনো বজাৰ সমাৰ নহয়, কোনো ইয়াত উৎসৱ বা কোনো ধৰণৰ নহয়, অকল ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে কাজখিনি সম্পন্ন হ'ব আৰু দিনজোৰা ভাগৱত পাঠ চলি থাকিব। সন্ধিয়া 4:30 বজাত ৰাসোৎসৱৰ মূৰ্তি উন্মোচন হ'ব আৰু পূজা ভাগ চলিব। हालांकि माजुली में 4 दिन के रास महोत्सव के आयोजन की व्यवस्था की गई है। कुल 52 रास मंच सजाए गए हैं और यहाँ इस साल भी महिलाएं पुरुषों का चरित्र अभिनय कर लोगों को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं।
কি ভাওত অভিনয় কৰিছে মই এবাৰ নিশ্চয়কৈ কংসৰ ভাওতে অভিনয় কৰিম কংসৰ অকণমান সংলাপ শুনিম হাঁহি শুনিম অকণমান কি কৰিবি শুভ কামত প্ৰলয়ৰ হ'ল সূচনা কিন্তু কংসৰ মৰণ জানো ইমান সহজ স্নেহ মমতা আছে যত মানে সকলো বিসৰ্জিলো মই এই মুহূৰ্ততে সমন্ধৰ নাক পাহ দিলো দলিয়াই পাষাণ কৰিলো হিয়া প্ৰতিহিংসা পূৰণৰ বাবে অষ্টঘাতে দৈৱকী কৰি শিৰছেদ মুক্ত হ'ব খোজা কংসৰ মৃত্যুৰ দুৱাৰ থমেবে ৰুদ্ধ কৰি চিৰদিনলৈ 29 नवंबर से शुरू हो रहा रास महोत्सव भले ही सादगी भरा रहेगा, पर लोगों की ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि अगले साल सब कुछ ठीक हो, हमारा देश कोरोना के संकट से पूरी तरह मुक्त हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए रीजन डायरी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है, आप देख रहे हैं रीजन डायरी। असम के डीमा हसाओ जिले के उमरांगसो में हाल ही में स्थानीय लोगों ने बाज उत्सव मनाया। अमूर फैल्कन्स के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता को ध्यान में रखते हुए एनसी हिल्स स्वायत्तशासित जिला परिषद पिछले कई वर्षों से फैल्कन फेस्टिवल का आयोजन कर रही है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। संरक्षण के साथ साथ अमूर फैल्कन्स को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में असम के डीमा हसाओ जिले के उमरांगसो में 3 दिवसीय फैल्कन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये प्रवासी मेहमान लगभग 1.5 महीने तक यहाँ बसेरा डालते हैं। यहाँ उमरांगसो गोल्फ मैदान में छठे फैल्कन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन भी किया गया। ये अमूर फैल्कन्स प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में डीमा हसाओ पहुंचते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी के कारण इन पक्षियों को खेल और मनोरंजन के लिए मार दिया जाता है। फैल्कन फेस्टिवल आयोजन समिति के अध्यक्ष जोशी रिंगदाओ फोंगलो ने कहा कि त्योहार का उद्देश्य पर्यावरण, वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ डीमा हसाओ में पर्यटन को बढ़ावा देना है। जो हिस्ट्री जो है फैल्कन फेस्टिवल तो 2013 को ब्लू हिल सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हम लोग ने डिस्कवर किया था। तो 13 एंड 14 को हम लोग ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया और 2015 को फर्स्ट टाइम करबी क्लब में हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था फैल्कन फेस्टिवल। उसके बाद 2016 को फर्स्ट टाइम गोल्फ कोर्स पे हम लोग ने किया। उसके बाद हमने ये काउंसिल को सौंप दिया था ताकि वो लोग अच्छा से चला सके और अच्छा से चलाया भी है। लेकिन इस साल सिंस अभी कोविड-19 का ये पेंडेमिक चल रहा है तो काउंसिल ने हमें फिर से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया इस साल के प्रोग्राम को अच्छे से चलाने के लिए। तो इसमें सिर्फ हम लोग का ब्लू हिल्स सोसाइटी है ऐसा नहीं है, हम लोग का उमरांगसो का डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ये सब है। हमारे कार्बी कम्युनिटी से बोलिए, डिमासा कम्युनिटी से बोलिए, गोरखा कम्युनिटी से बोलिए, बंगाली से बोलिए, जितने भी कम्युनिटीज हैं यहाँ पे वो सब का भी सहयोग है इस बार। तो इट्स ए कलेक्टिव टीम एफर्ट इस बार का फैल्कन फेस्टिवल 2020 सेलिब्रेशन। इस बार हम लोग मेन फोकस अपना कल्चर एंड ट्रेडिशंस को दिखाने के लिए कर रहे हैं
एंड हम लोग का लोकल टैलेंट्स जो है वो लोग को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, वो लोग को उत्साह देने के लिए उस पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। इस उत्सव में जाने माने कलाकारों को भी बुलाया जाता है जो 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मंच पर अपने सुरों से समा बांधते हैं। इतना ही नहीं बल्कि फैल्कन फेस्टिवल में फैशन शो का भी आयोजन किया जाता है। इस बार की खास बात यह रही कि इस बार संगीत जगत के चहेते कलाकार पापोन ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। फैल्कन फेस्ट के दौरान दिमासा समुदाय की समृद्ध संस्कृति और परंपरा भी प्रदर्शित की जाती है। ये त्योहार पर्यटकों, शोधकर्ताओं और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक अवसर है जो दिमा हसाओ पहुंचकर काफी कुछ सीख और जान सकते हैं। दिमा हसाओ से सदीप हसन सकीनपुर के साथ न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। अरुणाचल प्रदेश अपने कई खूबसूरत इलाकों और बौद्ध धर्म के संरक्षण और मठों के लिए प्रसिद्ध है। खासकर तवांग के ऐतिहासिक मठों की बात ही कुछ और है। यहाँ उर्गेनलिंग मठ छठे दलाई लामा शियांग ग्यात्सो का जन्म स्थान है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ खास बातें। तवांग स्थित उर्गेनलिंग मठ जो छठे दलाई लामा शियांग ग्यात्सो का जन्म स्थान है, इससे जुड़ी कई रोचक कहानियां प्रचलित है। शियांग ग्यात्सो रिगजिन ताशी तेंजिन और सवांग लाहमो की संतान थे। इन्हें सन 1683 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के उर्गेनलिंग में मोनपा समुदाय में पवित्र माता पिता के रूप में माना जाने लगा। बताया जाता है कि तवांग से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर उर्गेनलिंग मठ का निर्माण उगेन जांगपो ने सन 1487 में किया था। मान्यता है कि ये नेंगमा मोनेस्ट्री के नाम से भी प्रसिद्ध था, जहां बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे। जानकारी के अनुसार रिगजिन ताशी तेंजिन और सेवांग लाहमो दोनों ही बेखार गांव के राजसी परिवार के सदस्य थे और उगेन जांगपो के वंशज थे। हमारे तवांग मोनेस्ट्री यानी ये जो 16th सेंचुरी में तवांग मोनेस्ट्री बनाया था, उस समय में 5वीं दलाई लामा खुद था, तो उन्हीं का अनुमति से ही तवांग मोनेस्ट्री जो तवांग गंदन नमगेल बनाया था। साथ ही साथ में 5वीं दलाई लामा यहाँ पर आ नहीं सका था, तो मैंने सुनने में और किताब में देखा था कि 5वीं दलाई लामा जब यहाँ पर आ नहीं सका तो मेरा नेक्स्ट जो जन्म वहाँ पर मैं जरूर आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर छठे दलाई लामा यानी रिंचिन छयांग ग्यात्सो उसका जन्म यहाँ पर हुआ था। तो इसी मोनेस्ट्री का नाम है उर्गेनलिंग मोनेस्ट्री। तो उनका पिताजी का याप तेंजिन टेशी और युम छयांग लाहमो उन्हीं का माता पिताजी के रूप में यहाँ पर रिंचिन छयांग ग्यात्सो को जन्म हुआ था। तो ये जो छठे दलाई लामा का जन्म प्लेस इसी को ही मानते हैं, जो जहाँ था यही है यहाँ का जो मोनेस्ट्री। और जितना यहाँ पर फोटो और स्टेचू लगा हुआ है, तो फर्स्ट दलाई लामा से शुरू होके और चौथे दलाई लामा था उनका स्टेचू यहाँ पर यानी प्रिंट करके बनाया हुआ है।
छठे दलाई लामा यहाँ पर जब जन्म हुआ था, इसके बाद में जो थोड़ा अंदर ही अंदर में उसका छठे दलाई लामा का जन्म का जो सेक्रीफाई यानी उसको सेक्रीफाई किया था। इसके बाद में 2 उम्र या 3 उम्र के बाद में यहाँ से उसको थोना में लेके गया था। वहाँ पर मैंने सुना था कि 13-14 साल वहाँ पर उसको जो बेसिक जो बुद्धिज़्म के बारे में शिक्षा देना था वहाँ पर ही उन्होंने किया था। इसके बाद में वो सोना से लासा लेके किया था, लासा में लेके किया। तो लासा जाके उन्होंने वो धर्म और जो राजनीतिक दोनों ही उन्होंने अपना बात ले लिया था, ऐसा मैंने सुना था। इधर उर्गेनलिंग मठ में आज भी छठे दलाई लामा के बचपन से जुड़ी चीजों को संरक्षित रखा गया है। इनके अलावा आप यहाँ उनकी माँ द्वारा इस्तेमाल चक्की भी देख सकते हैं, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। यहाँ अब पानी भरा रहता है, जिसे लोग पवित्र मानकर ग्रहण करते हैं। अपना लूनर कैलेंडर के मुताबिक से यहाँ पर हम लोग को 8 तारीख और 10वीं तारीख, आज जो अपना लूनर कैलेंडर के मुताबिक से आज 10वीं तारीख है, और 10वीं तारीख को ही पद्मा संभवा का उन्हीं का एक पवित्र दिन मानता है। तो इसीलिए स्पेशली यहाँ पर उन्हीं का ही पद्मा संभवा का ही यहाँ पर प्रेयर होता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आज दर्शन करने या प्रेयर करने यहाँ पर आता है। साथ ही साथ में और फुल मुंडे यानी पूर्णिमा का दिन में भी यहाँ पर 15 तारीख को यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इसके बाद में 30 यानी हम लोग तोंजिन कहते हैं, तो उसी समय में भी यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। स्पेशली ये परम्परा छठे दलाई लामा का जन्म प्लेस है, तो वर्ल्ड में दुनिया में फेमस है। सब यहाँ पर कोई भी ताओं में अगर टूरिस्ट या कोई भी यहाँ पर नया आदमी आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आके यहाँ पर दर्शन करते हैं। यहाँ का जो छठे दलाई लामा का कहानी या उनका ये सब जानने का सब उन लोग को मशहूर है और जानने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक विशालकाय संदल का पेड़ भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि जब छठे दलाई लामा को 5वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने के बाद तिब्बत के लिए रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी छड़ी को पेड़ के रूप में उगने के लिए जमीन पर रख दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह उस स्थान पर वापस लौटेंगे जब पेड़ की 3 शाखाएं समान ऊंचाई और लंबाई के साथ बढ़ रही होंगी। माना जाता है कि 14वें दलाई के रूप में वे 1959 में भारत में उस जगह वापस लौटे जब चीनी तिब्बत पर कब्जा कर चुके थे। मैं यहाँ पर दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जो पत्थर का जो एक चक्की है, जो कि परम पावन छठी दलाई लामा के जो माताजी का ये एक चक्की है, जहाँ पर जो आज के दिन पर देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ के जो मॉन्क यहाँ पर पानी रखते हैं और इस जल को काफ़ी पवित्र मानते हैं। और लोग जितने भी लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं तो इस जल का ज़रूर ग्रहण करते हैं। इसे काफ़ी पवित्र समझा जाता है। एक पुल है, तो इस पुल के बारे में हम जानना चाहेंगे। जो मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि ये जो पुल के बारे में थोड़ा दिखाइए इस पुल को। तो ये जो काफ़ी होली पुल माना जाता है, तो इसके बारे में हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये पुल का जो क्या महत्व है, जो यहाँ से पानी देते हैं। स्थान कूटने का ये है, तो इसमें अभी होली वाटर दिया जाता है। यहाँ से सब इसको होली वाटर मान के पीता है। तो इसको पीने से क्या फ़ायदा है? ऐसे कुछ बीमारी उमारी ठीक होगा, ऐसे कुछ? ऐसे तो नहीं है, लेकिन होली वाटर ही मानता है उसको। इसके बाद भी ऐसी कई कथाएं मशहूर है जो ये साबित करती है कि किस तरह छठे दलाई लामा के नाम के साथ यहाँ के 3 मठों के नाम जुड़े। तवांग के ये 3 मठ है, उर्गेनलिंग, सांगेलिंग और सोर्गेलिंग। उर्गेनलिंग मठ तवांग का एक बेहद ही प्रतिष्ठित मठ है, जो दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थलों में से एक है। दशकों से मठ का प्रबंधन और देखभाल तवांग मठ द्वारा ही किया जा रहा है।
फिलहाल अब अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे पर आप देख सकते हैं ये कि ओर्गेलिंग मोनास्ट्री है और ये कोई साधारण सा मोनास्ट्री नहीं है। माना जाता है कि ये 1487 को इसे बनाया गया था। मुख्य रूप पर ये इसका जो ऐतिहासिक तौर पर इसका जो खासियत यह है कि यही वो स्थान है जहाँ पर परम पावन पूज्य दलाई लामा छठी दलाई लामा का जन्म यहीं पर हुआ था और तब से यह आज भी काफ़ी प्रमुख रहा है। तो ओर्गेलिंग मोनास्ट्री जिसके इस स्थान के नाम पर ही इस मोनास्ट्री इस मठ का नाम दिया गया है। प्रेम छेत्री, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए ओर्गेलिंग मोनास्ट्री तवांग से। इन दिनों पारंपरिक और क्षेत्रीय उत्सवों का मौसम है। फसल और कृषि से जुड़े उत्सवों के बीच ही अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के देवमाली में सैकड़ों लोगों ने चालो लोकू त्योहार मनाया है। इस उत्सव की शुरुआत पारंपरिक लॉन्ग ड्रम की धुन से हुई, जिसे स्थानीय रूप में थमथूट के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश के नौक्ते समुदाय का कृषि उत्सव है। इस उत्सव में रंतम मनाने की परंपरा है। इसके जरिए ईश्वर को शांति, अच्छी फसल और मनुष्य की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। यह त्योहार नोक्टे समुदाय की अपनी सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने की एक पहल है। इस दौरान रंगसोंग हम परिसर में देवदार के वृक्षारोपण और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। रीजन डायरी के आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव।